अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला कौमी असेंबली में होने जा रहा है। क्या वजीर आजम इमरान खान सर्वाइव करेंगे, जो कि नजर नहीं आता, क्योंकि अब से कुछ देर पहले भी जो खिताब कर रहे थे वहां पे उनके साथ 140 पार्लियामेंटेरियंस थे, जबकि ऑपोजिशन दिखा चुकी है कि जो आखिरी इजलास हुआ था उसमें उनके पास 173 का नंबर पूरा हो चुका था। क्लेम यह है कि हमारे पास क्लोज टू 200 लोग हैं, 200 के करीब उनके पास पार्लियामेंटेरियंस हैं। इसके अलावा आज पूरा दिन ये खबरें चलती रही कि हुकूमत तरीके ढूंढ रही है कि किस तरीके से लीगल तरीकों से इस वोटिंग को या तो डिले करवाया जाए, या ये भी जराए से खबर आती रही कि वोट काउंट ना हो, और अगर वोट काउंट हो जाता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हार जाती है हुकूमत तो फिर इजलास एडजर्न कर दिया जाए और आर्टिकल 94 के तहत वजीर आजम इमरान खान को सदर ये हुक्म देंगे कि आप अपनी पोजीशन पे काम जारी रख सकते हैं। अब ये जराए से खबरें आती रही हैं। इस पर अली जफर साहब जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कहा था कि ये मुमकिन है और ये पावर्स मौजूद है सदर पाकिस्तान के पास। कौमी असम्बली के अलावा कल पंजाब असेंबली में भी वोट होने जा रहा है चीफ मिनिस्टर के लिए। एक तरफ है हमजा शहबाज और दूसरी तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट परवेज इलाही। नंबर गेम काफी इंटरेस्टिंग है। अब तक जो नंबर्स सामने आए हैं उसके मुताबिक 189 का फिगर है ऑपोजिशन के पास, यानी कि हमजा शहबाज के पास। लेकिन कुछ खबरें ये भी हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप में इख्तलाफात हैं और शायद कुछ लोग सपोर्ट कर सकते हैं परवेज इलाही को। अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई है मोनिस इलाही साहब से, जिन्होंने कहा है कि कल हम जीतने जा रहे हैं, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। आप देखेंगे कि कल क्या होता है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम साहब ने बात अवाम के कॉल लिए उन्होंने, और उसमें दो उन्होंने अहम बात की है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अवाम को चाहिए कि इन हालात में खामोश ना बैठे। वो कह रहे हैं कि हुक्म यह है, उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से हुक्म यह है कि जब बुरा होते हुए देखें तो आप उसके खिलाफ एहतजाज करें। उन्होंने कॉल दिया अवाम को कि आप बाहर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। नौजवानों, आपके लिए खास तौर पे आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहें। आपको फैसला करना है, जो भी आप समझते हैं अच्छाई किधर है बुराई किधर है, आपको फैसला करना है। लेकिन आप चुप करके अगर बैठेंगे आप बुराई का साथ देंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। उसने कल टीवी प्रोग्राम में क्या भी दिया है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इसका क्या मतलब है कि जो गरीब लोग या जो मांगने वाले होते हैं वो गुलाम होते हैं। यानी इसने 22 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रख दिया कि पहले से तैयार हो गया कि हम तो क्योंकि हम बड़े गरीब हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि हम अपोजिशन के ऊपर गद्दारी के मुकदमात भी बनाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई थी इस हवाले से, जो कि एतराज़ लगा के मुस्तरद कर दी गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि लीगल ऑप्शंस पर अभी भी हम गौर कर रहे हैं और आज रात तक इसका फैसला कर लिया जाएगा। ये भी कहा है साथ में कि कल हम जीतेंगे। गद्दारी का मुकदमा, मैं अपने वकीलों के साथ आज सारा दिन बैठा हूँ। हमारा प्लान बना हुआ है। हम किसी सूरत इस तरह की जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है वो किसी सूरत हम नहीं जाने देंगे। इसको इनके ऊपर एक एक के ऊपर हम केस करेंगे। लेकिन मैं वकीलों के साथ देख रहा हूं कि इसका बेहतरीन तरीका क्यों है, क्योंकि हमने कानून भी देखना है। तो वो हम देख रहे हैं। आज रात तक हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरह का लीगल एक्शन लेना है। कल इंशाल्लाह हम जीतेंगे और आपको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये कभी भी ये कौम इन चोरों को वापस आने नहीं देगी। इमरान खान का कहना है कि कल हम जीतेंगे। जो अहम तब्दीली आज आई है हुकूमत की स्ट्रैटेजी में वो ये है कि कल कौमी असेंबली में शिरकत करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पहले उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम नहीं जाएंगे और देखते हैं कि ऑपोजिशन 172 का नंबर पूरा कर सकती है या नहीं। लेकिन अब स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी जाएंगे और अब खदशा का इजहार किया जा रहा है कि शायद पार्लियामेंट के अंदर भी कोई हंगामा आराई हो सकती है। पार्लियामेंट के अंदर सारी जिम्मेदारी स्पीकर के पास होती है। सार्जेंट एंड आर्म्स वहां पे जरूर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, और जो अवाम को बाहर निकलने की कॉल दी है, क्या इस्लामाबाद में अवाम पहुंचेगी पार्लियामेंटेरियन के बाहर? हमसे जो मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म की, उसमें उन्होंने कहा था 1 लाख बंदा होगा। वैसे तो रेड जोन सील कर दिया गया है। तो कल क्या होने जा रहा है? मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, सबसे पहले तो उन्होंने कल कॉल दे दी है वज़ीर आज़म ने कि अवाम बाहर निकले। हमसे जब साफियों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा था 1 लाख बंदा होगा। जो 1 लाख बंदा आएगा तो कैसे आप लोग वोट देने जाएंगे? और दूसरा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स भी पार्लियामेंट में होंगे। खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, इतना टेंस माहौल है।
क्या 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 देख रहे हैं आप कल होता हुआ? देखिए, खान साहब जो है वो उस बच्चे की तरह हैं जो कि रोते 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 स्कूल जा रहा है, और इनको बिल्कुल ये पावर नहीं छोड़ना है। ये जो बात करते हैं कि नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल, नहीं, तुम किसी के मुस्तकबिल के लिए नहीं लड़ रहे इमरान खान, तुम अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हो। झूठ मत बोलो, हर वक्त झूठ। ये आदमी ने पहले अमर बिल मारूफ की बात करी, कुरान मजीद की आयत के ऊपर सियासत करी, इसने मजहबी कार्ड खेला, हम लोगों को गद्दार बोलता है। तुम अकेले पाकिस्तान के मुहिब्बे बताओ ना, हम सब गद्दार हैं क्या? पाकिस्तान में एक आदमी गद्दार रह गया, इसको शर्म नहीं आती है? उसके बाद अब ये बात कर रहे हैं कि मैं लाख आदमी को लेके आऊंगा, दंगल करूंगा ताकि इसका कुर्सी ना जाए, मैं सेशन नहीं बुलाऊंगा ताकि इसको कुर्सी ना जाए। ये मतलब ये तो आदमी सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है और झूठ पे झूठ बोल रहा है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि कल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम से इलेक्टेड हुए हुए लोग कल इसके खिलाफ वोट देंगे और इमरान खान से निजात मिलेगी। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि सियासत में ना तो मजहब के हवाले से किसी पे फतवा लगाना चाहिए, ना गद्दारी के फतवे बांटने चाहिए, लेकिन वो इसको एक आलमी साजिश से जोड़े। आज भी जब आपने अगर सुना, वज़ीर आज़म ने जो कॉल्स दी, जो बाहर से लोग कॉल कर रहे थे, पाकिस्तान बैठे कॉल कर रहे थे, वो इस बात पर यकीन कर रहे थे कि साजिश हो रही है। ये झूठ बोल रहे हैं। ये आदमी कह रहा है कि साजिश हो रही है और 7 मार्च को ख़त आया। तो भाई 7 मार्च से 27 मार्च तक तुम क्यों चुप थे? 8 मार्च को क्यों नहीं बुलाई आपने NSC की मीटिंग? हमको जब ट्रंप ने ट्वीट किया था 1 जनवरी को, तो 2 जनवरी की सुबह मीटिंग बुलाई थी। आप 20 दिन तक चुप रहे, उसके बाद आप जाके बोलते हैं। और जब आपका जो वो निकला है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, उस पर ना थ्रेट का वर्ड यूज़ किया है, ना कंस्पिरेसी का वर्ड यूज़ किया है। ये तो झूठ बोल रहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एंड वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी कंट्री टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो वो करे। लेकिन ये तो झूठ बोल रहा है। कल क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माज़रत के साथ अगर हुकूमत ने हिकमत अमली चेंज की है, उनके मेंबरान अब आ रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या होने जा रहा है? भाई वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो आएंगे। 140 मेंबरान सिर्फ इनके हैं। इनका मतलब ये है कि इनके 25-30 मेंबर्स इनके साथ नहीं हैं। और हमने तो 173 मेंबर्स उनको दिखा दिए थे जो इमरान खान की टिकट पे इलेक्ट नहीं हुए थे, जो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़के इलेक्ट हुए थे, वो वोट दे रहे हैं। तो कल आप देखें कि परवेज़ इलाही साहब रात तक जो मुस्लिम लीग नून के साथ थे तो गद्दार थे, वो अब मुनकिर पे खड़े हुए थे। सुबह जब इमरान खान की सपोर्ट दे दी तो वो हो गए अमर बिल मारूफ की तरफ चले गए, वो मुहिब्बे वतन हो गए। यार खुदा का खौफ है, कुरान मजीद को सियासत में न लेके आओ। खुदा का खौफ है, पाकिस्तान की पेट्रियटिज्म को सियासत में न लेकर आओ। सियासत करो, हार जीत होती है। मैं आपको बताऊं शहजाद भाई, इस वक्त इमरान खान जो है ना वो बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि वज़ारत उज़्मा इससे छिन गई है। 20-22 साल की इसकी हवस थी, लेकिन इंसान जिंदा रहता है। देखिए, मुझे निकाला मारूफ की बात तो नहीं करते, लेकिन आप लोग भी मिल रहे हैं ना, अलीम खान साहब से मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन को मिल रहे हैं, जिनको आप ATMs कहते थे, इमरान खान की इल्जामात लगाते थे करप्शन के, उनसे आप भी मिल रहे हैं। तो सियासत, पॉलिटिक्स है ना। हम देखें, हम खुदा ना खास्ता कुरान मजीद को तो बीच में नहीं लेकर आ रहे ना। एक आदमी हमको ये इस्लाम के लेक्चर दे रहा है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल नहीं सकता है। मतलब ये कब से मुसलमान हो गया कि हमको इस चीजें सिखा रहा है? आप भी उसी रेस में ना लग जाए ना कि ये मैं क्या नहीं कह सकता। मैं नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ कि हम तो चुप रहे तो ये भी तो चुप रहे ना। आप जाके मतलब हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन आप ज्यादा पारसा ना बने। अब चोरी की बात करता है कि चोरों को हुकूमत नहीं लेके आएगी। भाई तुमसे बड़ा चोर कौन है? तुम बताओ ना कि तुम्हारे घर किसने बना के दिए, तुम बताओ ना तुम्हारे पास गाड़ियां कहां से आई हैं? ये सियासी डिबेट हो जाएगी। मैं जानना चाह रहा हूं कि कल वोटिंग के वक्त क्या हो सकता है, क्योंकि जो लीगल ऑप्शंस पे जो उस वक्त हुकूमत गौर कर रही है वो ये है कि अगर वोटिंग हो भी जाती है, पहले तो ये भी इम्कान है, खबरें जो चल रही थी जराए से कि शायद वोट की जो काउंटिंग है उसमें कुछ हो सकता है ऊपर नीचे। उन्होंने तजवीज़ दी है कि बेईमानी करो इसमें। जी, ये खबरें चलती रही। दूसरा, अगर वोट काउंट भी हो जाता है और अगर आप जीत भी जाते हैं, वो वोट आउट हो जाते हैं, तब भी मुमकिन है कि स्पीकर एडजर्न कर दे। उसके बाद आर्टिकल 94 के तहत पावर्स है प्रेसिडेंट के पास कि वो वजीर आजम को कहें कि आप अपना काम जारी रखें, और फिर शायद 1.5-2 महीने तक सेशन दोबारा ना बुलाया जाए। ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप? तो ये आप कह रहे हैं कि एक आदमी जो कि पार्लियामेंट से एतमाद खो चुका हो, जिसमें अक्सरियत पार्लियामेंट की बोल रही हो कि हम नहीं चाहते कि आप वज़ीर आज़म हो, वो ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म रहने की कोशिश कर रहा है। आप ये कह रहे हैं, मतलब हम जमहूरियत की तमाम इक़दार को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं छोड़नी है, इमरान खान को हेलीकॉप्टर नहीं छोड़ना है। ये आप कह रहे हैं, तो वो करके देख ले। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी स्ट्रैटेजी। अगर वो ये करके देख ले, तो आप क्या करेंगे? करके देख लेना। करेंगे क्या? बताएं लीगल ऑप्शंस क्या है भाई। ये ट्रंप का पत्ता फेंकेगा, हम ये पत्ता फाड़ देंगे। ट्रंप अभी भी वैसे कह रहे हैं ट्रंप कार्ड है उनके पास। फेंके ना, हिम्मत है तो फेंके। करे हमारे ऊपर गद्दारी के केस करे, आप पता फाड़ देंगे। करे ना बिस्मिल्लाह करे, आए गद्दारी के केस लगाए, बिस्मिल्लाह करे। फाड़ा तो नहीं है ना जिसपे आप एक दूसरे को चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं लीगली अगर वो आर्टिकल 94 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसका कोई काउंटर है, लीगल इसका वे आउट है? देखिए मेरी बात सुने, ये मुनीस इलाही साहब की अभी आपने बात करी कि उनको उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। अगर मुनीस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब जीतते हैं फेयर इलेक्शन में, तो उनको मुबारक हो।
अगर हमजा शरीफ जीत जाते हैं तो उनको मुबारक हो। ये तरीका इसके कानून चाहिए। मुनीस इलाही जाके बदमाशियां तो नहीं कर रहा, हमजा शरीफ जाके बदमाशियां तो नहीं कर रहा कि मैं आदमी लेके आऊँगा, नहीं अंदर आने दूंगा, आर्टिकल लगा दूंगा, गद्दारी के मुकदमे कर दूंगा, इस्लाम के मुकदमे कर दूंगा। ये क्या बातें कर रहा है यार? मतलब आप सियासत कर रहे हैं। आप कल जाके गिनती करें, आप इसी पार्लियामेंट के वोट से प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना। ये पार्लियामेंट अब आपके खिलाफ वोट दे रही है, आप घर जाइए। वो कह रहे हैं मानता ही नहीं, जैसे आप वजीर आजम नहीं मानते, वो कह रहे हैं मैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नहीं मानता जिस तरीके से हो रहा है। जो पार्लियामेंट तुमको लेकर आई है वही पार्लियामेंट घर भेज रही है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? आप भेज के देखें ना। तो आप जो भी लीगल ऑप्शन या आईनी तरीका वो आजमाएंगे, आप उसका जवाब देंगे। कल मेरे भाई आज भी चले गए सुप्रीम कोर्ट ने वहीं वापस कर दिया। सुखी हुई है इनकी। ये डेस्परेट लोग हैं, मरता क्या ना करता इनको। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ को जब निकाला था ना सुबह 11:30 बजे 28 जुलाई को, मैं कसम खा के बता रहा हूं कि आधे घंटे बाद मैं इनके दफ्तर में था तो नवाज शरीफ वो सिटिंग, मौलाना फजल रहमान भी बाद में आए थे, ही वाज टेलिंग अस जोक्स। रिलैक्स थे आप, ये वो बोले तो पहली मरतबा तो नहीं है ना, बार बार निकाला गया हूं, ठीक है। सामान वगैरह पैक कर चुके थे वो। मुझे नहीं पता कि सामान मैंने नहीं देखा था। शाजिया मरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कौमी असेंबली की मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहमान शाजिया मरी, आपने हमें ज्वाइन किया। शाजिया मरी साहब, यहाँ मिफ्ताह इस्माइल साहब भी मौजूद है। आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ जो लीगल ऑप्शंस पर हुकूमत गौर कर रही है, जिसमें यह भी है कि जब वोट काउंट होगा शायद उसमें कुछ वोट को मुस्तरद कर दिया जाए या काउंटिंग में ऊपर नीचे हो, और अगर नहीं भी होता, आप लोग जीत भी जाते हैं, तब भी आर्टिकल 94 के जरिए उनको वजीर आजम रहने की जो पावर्स है सदर पाकिस्तान के पास, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा होता है, क्या करेगी पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया शहजाद। इस वक्त की जो हुकूमत है वो बौखलाहट का शिकार तो थी, लेकिन चंद रोज से लग रहा है कि बिल्कुल पागल हो चुकी है। और जिस तरीके के बयानात ये दे रहे हैं, और जैसे आज भी सिलेक्टेड वजीर आजम ने कोशिश की अपने उसी झूठे बयानिए को दोहराकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, तो लोग बेवकूफ़ नहीं है शहजाद, लोग समझते हैं। मतलब जिस को आप धमकी कहते हैं उसको 3 हफ्ते अपने बगल में दबाकर रखा हुआ था, लेकिन जो ही आपको पता चला कि ये तमाम मामला आपके हक में नहीं है और रेजोल्यूशन पर वाक़तन वोट हो जाएगा और अब वाक़तन आर्टिकल 95(4) के तहत निकाले जाएंगे, तो फिर आपने ये तमाम कंस्पिरेसी का ड्रामा नाटक शुरू कर दिया। अब देखिए, कानून की बात है, ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने आइन और कानून की अपनी तमाम तर जो प्रैक्टिसेस हैं उससे वाज़ेह कर दिया कि इनको कोई एहतराम, कोई इज्जत नहीं है। मतलब ये असेंबली का फोरम हो, वहां पर स्पीकर की कुर्सी हो या मिनिस्टर्स हो, ये जो भी काम करते हैं ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। आइन का इनको कोई रिगार्ड नहीं है। अब ये आइन भी अपनी तरह से देखते हैं। पहले भी आपको याद होगा ना कि सेनेट के इलेक्शंस के वक्त में इन्होंने बड़ी शोर मचाया सीक्रेट के ऊपर, फिर ये चले गए लेकर उसको अदालत जी, और बाद में वोट मुस्तरद भी हो गए थे जब चेयरमैन इलेक्शन हुआ। आपको याद है ना कि जब ये छलांगे मारने लगते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी छलांगे मार रहे हैं क्योंकि बड़ी चीज वाज़ेह हो गई है। एक क्विक अगर मुझे आप जवाब दे सके कि कल अब पीटीआई के लोग भी पार्लियामेंट में आएंगे, अगर कोई आमना सामना होता है मेंबरान के दरमियान, हंगामा आ रही होती है, तो फिर क्या होगा? कौन उस वक्त आपके ख्याल में आके हालात? देखिए शहजाद, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने, क्योंकि ये बातें जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं हमारे भी नजर से गुजरी हैं, हमारे भी कानों तक पहुंची हैं, तो हमने इदारों से बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले ही इस तरह की इस्तदा मौजूद है जहां पर ये खतरात जो है उनका अंदेशा दिखाया गया है कि केओस क्रिएट किया जाएगा, तसादुम की एनवायरनमेंट होगी। देखिए, हम एक आईनी काम कर रहे हैं, हम एक कानूनी काम कर रहे हैं। खुदारा हमें ये आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करने दीजिए। हमें जान की धमकियां, हमें मारने की धमकियां, हमारे भी बच्चे हमें फोन करके पूछते हैं, शर्म आती है हमें उनको कहते हुए कि हम यहाँ किस काम के लिए बैठे और हमें धमकियां क्यों मिल रही हैं, हम बता नहीं सकते। मतलब इमरान खान अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहब, आप हमारे साथ करते हैं कल कोई हंगामा आ रही ना हो। मिफ्ताह इस्माइल साहब, एक बयान आपका आज था, आपने कल इंटरव्यू दिया है कि अगर आपकी हुकूमत आ गई, पहले तो बताएं फाइनेंस मिनिस्टर आप हैं? भाई ये नहीं पता मुझे। अच्छा, ये शहबाज साहब का फैसला सुना था आपने बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी? कोई तैयारी नहीं की बजट, बिल्कुल नहीं। तो आप कह रहे थे कि IMF से नेगोशिएट करेंगे, बेहतर नेगोशिएट करेंगे इस हुकूमत से? नहीं, देखें, जो सवाल था और जो जिस पैराए में बात कर रहे थे कि IMF का प्रोग्राम इस वक्त स्टॉल है, तो IMF के प्रोग्राम को हम रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने 2.5 साल निकाला है और अगले 6 महीने रहते हैं प्रोग्राम के, और उसमें $3 बिलियन हमने उनसे कर्ज लेना है। और जिस
तेज़ी से, आपको पता है पिछले मार्च के महीने में 430 करोड़ डॉलर की रिजर्व में कमी हुई है। सिर्फ पिछले हफ्ते में 290 करोड़ डॉलर की रिजर्व में कमी हुई है। वो तो उसमें सेटल भी हो जाएगा ना, चाइना का जो जिस तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है रिजर्व, तो उस वक्त IMF का प्रोग्राम इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं इंशाल्लाह इनसे ये गुजारिश कर रहा था कि हमारी हुकूमत जो भी होगी वो कोशिश करेगी कि ये प्रोग्राम कल एक बयान आपने, मुमकिन तौर पे वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी के सदर हैं, उन्होंने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो तो एतराफ़ कर रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन होगी तो आप कैसे बेहतर डील करेंगे? आप तो शायद इस बयान के बाद बिल्कुल ही कहते हैं ना जैसे आम ज़बानी में लेट जाएगा। नहीं, वो मेरे ख्याल से एक मुहावरतन वो एक बात करी है, और वो पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि एक महदूद वसाइल हैं, तो IMF के पास हमको अभी फिल फॉर तो जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला, नहीं मेरी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो वो और हम ऐसे इक़दाम उठाएंगे कि हमको IMF में कभी जाना ही ना पड़े, और हम पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, और जितना खान साहब ने मकरूज़ करा है, और बाय द वे 2017 के अंदर खान साहब ने भी यही जुमला इस्तेमाल किया था, लेकिन जितना खान साहब ने मकरूज़ कर दिया है पाकिस्तान को, मज़ीद मुश्किल में डाल दिया। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, यही कहा जा रहा है कि पहले आपने लैंड माइन्स लगाई, अब आप लोग कहते हैं वो लैंड माइन्स लगा के जा रहे हैं। अब ये मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं IMF के पास ना जाना पड़े, तो इसमें तो आपको पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, डीजल महंगा करना पड़ेगा, तो फिर आवाम पूछेगी कि क्यों निकाला, महंगाई मुकाओ मार्च कहाँ चला गया? देखिए, फिर से मैं गुजारिश करता हूँ, जब IMF के पास जाना तो आपको एक्सटर्नल रिजर्व्स चाहिए बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप 12 बिलियन पे आ गए, राइट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन पे, अब जैसे जितने भी जो हमारे का पता नहीं है, शायद 16-17 पे हो जाए। नहीं, जो आप थोड़ा सा तो अंदाजा आदमी 8 महीने में 12.8 हो गया, और पिछले 4 ट्रेंड चेंज हुआ है ना पिछले महीने, पिछले नहीं उससे एक महीने पहले $500 मिलियन पर। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे यूथफुली एक्सूबरेंट भाई होते हैं, वो पिछले 3 सालों में एक ही बात करते थे कि सिर्फ पाकिस्तान में एक ही मसला है, एक ही मैट्रिक है, करंट अकाउंट का। बाकी अच्छा, उसके अलावा हम GDP इमरान खान नीचे के लेके आ गए, इन्फ्लेशन इमरान खान बढ़ा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट इमरान ने बढ़ा दी, सुन ले मेरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट इमरान ने बढ़ा दी, इन्फ्लेशन इमरान ने बढ़ा दी, 5.5 बिलियन 55 लाख, शहबाज राना साहब की स्टोरी पड़ी, 3 साल में 55 लाख लोग एम्प्लॉय हुए। मेरी पूरी गुजारिश सुनने, उस पर भी आ जाऊंगा। मेरी पूरी जितनी हर मैट्रिक जो था इस साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट वहीं जाके खड़ा हो गया जहां हम छोड़ के गए थे, शायद उससे ज्यादा होगा। ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का तारीखी रिकॉर्ड हो गया। जितना कर्जा 71 साल में लिया गया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हुकूमत से लेकर नवाज शरीफ की, उतना कर्जा इमरान खान ने 3 साल में ले लिया। आपका जो मार्च था, ये ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट मार्च नहीं था, ये महंगाई मुकाओ मार्च था। क्या मिफ्ता इस्माइल और उनकी जमात पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी, या इतना ही रहने देगी, या बढ़ा देगी? हमारी पॉलिसी इज ऑब्वियसली टू मेक लाइफ इजी फॉर पाकिस्तानीज। इसमें इन महंगाई कम करना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ कभी ये नहीं बोलेगा कि आटे टमाटर की कीमत देखने में नहीं आया था, वो शहबाज शरीफ आया था। जो भी हमारे वुज़रा होंगे सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल। सजूत शाजिया मरी साहिबा ने भी अभी ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे काउंटिंग होनी है कौमी असेंबली में, और पंजाब में इलेक्शन होना है हमजा शहबाज और परवेज इलाही के दरमियान चीफ मिनिस्टर के लिए। हमारे साथ इस वक्त शाहजेब खानजादा साहब मौजूद हैं और मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, पहले आप बताइएगा, आज मुख्तलिफ खबरें चलती रही हैं, हुकूमत सोच रही है कि कल क्या किया जा सकता है। उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस को कहा है कि आपने भी कौमी असेंबली जाना है। वजीर आजम ने लोगों को भी बाहर बुलाया है। कल क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। वज़ीर आज़म ने आज जो लोगों के सवालात के जवाब दिए और फिर उसके बाद इशाइये में भी तकरीर की, तो उससे ये नज़र आता है कि वो कोई इक़दाम तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इक़दाम क्या होगा इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। कल शाम हमारी उनसे मुलाकात भी थी, उसमें भी उन्होंने ये इशारा किया था कि वो कोई कानूनी ऑप्शन जो है उस पर गौर कर रहे हैं। और आज तो वाज़े तौर पर ये बात कही है कि जिन लोगों ने ये करारदाद पेश की है उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात जो हैं वो बनाने या चलाने पर गौर किया जा रहा है। इसलिए वज़ीर आज़म को जो यकीन है कि कल वो तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी और वो कोई ऐसी कार्रवाई कर गुजरेंगे कि जिसमें उनकी वजारत उज़्मा जो है महफूज रहे। तो उस हवाले से ये अब स्पेकुलेट ही किया जा सकता है
कि कोई कार्रवाई ऐसी हो सकती है, कोई मुकदमे दर्ज हो सकते हैं या लोग गिरफ्तार हो सकते हैं अरकान असम्बली, जिससे वो लोग ताकि असम्बली में ना आ पाए। ये स्पेकुलेट किया जा रहा है। अब अल्लाह आलम क्या उनके जहन में है, क्या करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। शाहजेब, आप कैसा देख रहे हैं सिचुएशन को? आपको लगता है कि स्मूथली वोटिंग कल हो जाएगी, स्मूथ ट्रांजिशन मुमकिन नजर आ रही है, या कोई हंगामा आ रहा है आप देख रहे हैं? और वजीर आजम का ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है? क्योंकि ये भी खबरें चल रही है शाहजेब कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए कौमी असेंबली जा रही है कि उनके तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्तीफा दे दें, इस किस्म की अफवाहें भी हैं। अगर इस्तीफा दे भी देंगे तो वजीर आजम नहीं बच पाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि वजीर आजम विथ ग्रेस इस वक्त अपनी डिफीट को मानने के लिए तैयार नहीं है, और मुख्तलिफ रास्ते, कानूनी रास्ते भी उन्होंने देखने की कोशिश की है। वो किसी भी तरीके से कल देखें इंसाइटमेंट भी कर रहे हैं। आप कह दें कि पुरअमन एहतजाज करें, मगर उसके साथ आप गद्दारी के फतवे बांटें कि ये सारे गद्दार हैं, तो फिर कारकुन कैसे पुरअमन रहेगा? वो तो जत्थे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं कि पीटीवी पे हमला मैंने नहीं किया था, कारकुनों ने कर दिया था। भाई आपने जो बातें थी वो कर दी थी, उसके बाद कारकुन चढ़ गए पीटीवी पर। तो कल वजीर आजम इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी कर रहे हैं, कारकुनों को भी वो कर रहे हैं। अभी तकरीर में थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो नून लीग के टिकट के लिए चले गए, कभी कहते हैं बिक गए हैं, कभी कहते हैं नून लीग के लिए टिकट के लिए चले गए, तो बता रहे मैं पॉपुलर हो गया हूँ, वापस आ जाओ। वजीर आजम को आखिरी वक्त तक लगता है कि मैं मुख्तलिफ नफ्सियाती दबाव डालूं, उन्हें बताऊं कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, देखो मैं खैबर पख्तूनख्वा के सेकंड प्लेस में जीत गया हूँ, तो वापस आ जाओ। फिर ये दबाव डालूं कि ये गद्दारी है, पैसा चला है। अब पैसा कैसे चला है? क्या जहांगीर तरीन जिसने आपको जहाज दिया था, आपको गाड़ी दी थी, आपके लिए लोग जमा किए थे, आपको फंडिंग करता था, वो भी बिक गया। अलीम खान जो आपके लिए फंडिंग करता था, अलीम खान भी बिक गया। अलीम खान को किसने कितने रुपए में खरीद लिया? जहांगीर तरीन को किसने कितने रुपए में खरीद लिया? तो ये वो कभी पैसे का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी गद्दारी का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी अपनी पॉपुलैरिटी का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वाइवल की जंग लड़े। शामी साहब, दूसरी तरफ पंजाब में कल इलेक्शन है और आप पंजाब में बैठे हैं, बड़ी गहरी नजर आपकी पंजाब की सियासत पर। क्या लग रहा है आपको, परवेज राय साहब के पास नंबर पूरे हैं या हमजा शहबाज के पास? देखिए, पीटीआई जो है वो चौधरी परवेज राय की पुष्ट पर यकसुई के साथ नहीं खड़ी, उसमें कई धड़े बन चुके हैं और उनमें वफादारियां जो हैं तब्दील हो रही हैं। कोई चौधरी परवेज राय साहब के साथ खड़ा रहने का ऐलान करता है, फिर कोई कहता है कि नहीं मैं अपोजिशन के साथ जाऊंगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तब्दीली रात भर होती रहेगी और अब देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है जो चौधरी परवेज राय साहब को सपोर्ट कर दे। तो हालत तो बहुत ऐसी है कि कोई प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है। जोर लग रहा है दोनों तरफ से, लेकिन यहाँ वो माहौल नहीं है जो फेडरेशन में है। वहाँ तो एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो पोलिंग होती ही नजर आ रही है और जो भी नतीजा होगा बहरहाल फरीकैन को कबूल करना पड़ेगा। अगरचे बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और चंद वोटों से ही कोई ना कोई कामयाब हो सकेगा। तो लेकिन वफाक में जो सूरत हाल है उसके बारे में बड़ा इस्तराब है लोगों में कि वहाँ क्या ऐसा होगा कि इमरान खान साहब जो है तहरीक को नाकाम बना दें और इस वक्त तक जो गिनती है वो उनके खिलाफ है, उसको कैसे अपने हक में कर ले। ये बड़ा एक ऐसा सवालिया निशान है जो कि जिसका जवाब लोग दे नहीं पा रहे और ये पहेली जो है बूझने की कोशिश हो रही है। कल ही पता चलेगा कि क्या ट्रम्प कार्ड जो है वजीर आजम ने छुपा के रखा है। शाहजेब, जेकेटी ग्रुप के हवाले से भी ये खबरें आ रही है, तरीन साहब के ग्रुप के हवाले से, कि उसमें शायद डिवाइड है। वैसे तो उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया हमजा की, अलीम खान साहब की जो ग्रुप है उन्होंने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन मोनिस इलाही बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर हमारे पास पूरे हैं। वहां प्योरली नंबर गेम पे बात हो रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला। आप भी ऐसे ही देख रहे हैं इसको? देखिए, 3 MPS तोड़ने में कामयाब हुए, जो खबर आई थी तरीन ग्रुप के मोनिस इलाही साहब, तो वाकई क्लोज है। मगर अब क्लोज का मसला यह है कि अगर वजीर आजम मरकज में सर्वाइव कर गए तो परवेज इलाही साहब जीत के भी सर्वाइव कर जाएंगे। अगर वजीर आजम ने मरकज में नहीं सर्वाइव किया तो परवेज इलाही साहब जीत भी गए, कुछ दिन में उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये जो ट्रम्प कार्ड है ये तो डोनाल्ड ट्रम्प कार्ड ही बन गया है, जिसकी इंसाइटमेंट टू वायलेंस और ये सारी बात हो रही है। शायद आखिर में एक बात जरूर कर दूं मैं, वजीर आजम ने देखा आज फिर बात की कि जो सफीरों से मिले और ये सारी के सारा मामला, जिस सफीरों से अपोजिशन के रहनुमा मिले, मीडिया के लोग मिले, उससे परवेज इलाही भी उसी दिन मिले। मगर परवेज इलाही वजीर आजम के साथ है तो वो गद्दार नहीं है। 4 दिन बाद आर्मी चीफ भी उन्हीं से मिले, तो आर्मी चीफ के बारे में वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, मगर फिर कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर
है, फिर कहते हैं कि इन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिए थे, फिर जब सिक्योरिटी जराए कहते थे कि 3 ऑप्शन हमने नहीं दिए थे, वजीर आजम ने हमसे मदद मांगी थी तो 3 ऑप्शन सामने आए थे। तो वजीर आजम एक पोजीशन ले लें, या तो उन इदारे उनका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर इदारे उनका साथ दे रहे हैं, या तो वो न्यूट्रल है या फिर वो वजीर आजम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से 3.5 साल होते आए, जैसा कि एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हमसे तो सारी कानून साथी इदारे कराते थे इनके बिहाफ पर, या फिर कहते हैं कि इदारे मेरे खिलाफ हैं और मुझे गिराना चाहते हैं। कोई एक पोजीशन ले ले, बहुत कंफ्यूजिंग पोजीशन ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब खानजादा, मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक खास इशू पर बात करेंगे जो पूरे पिछले 3-4 हफ्ते आपने होता देखा है पाकिस्तान की सियासत में। ये सब क्या हो रहा है आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कौमी असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला होने जा रहा है। कल क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास क्या खबर है, क्या पता चला है, क्या करने जा रही कल हुकूमत? शहजाद साहब, जो मुझे पता चला है वो बहुत तशवीशनाक है और जो जिम्मेदार और बाखबर ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि जो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इन्होंने ये फैसला किया है कि कल जो अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली हैं उनको ना तो पार्लियामेंट लॉजिक से निकलने दिया जाए और ना ही उन्हें असम्बली के अंदर दाखिल होने दिया जाए, और अगर वो असम्बली के अंदर आ जाए तो असम्बली के अंदर भी उनके साथ मारधाड़ की जाएगी और असम्बली के बाहर भी उनके साथ मारधाड़ की जाएगी। और इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक बाद से बड़ी तादाद में जो इनके सपोर्टर्स और इनके हामी हैं उनको पार्लियामेंट के गेट तक ले जाया जाए, यानी कि वो डी चौक से भी आगे चले जाएं और कल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर वो शदीद हंगामाराई करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि इस सिलसिले में इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके साथ भी बात की थी कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि कल जो है जब तहरीक एतमाद पर वोटिंग हो तो काउंटिंग ही ना हो और इतना हंगामा हो जाए कि स्पीकर कहें जी कि मैं इजलास नहीं कर सकता और इजलास को मुलतवी कर दिया जाए कुछ मज़ीद दिन के लिए। तो हमें पता चला कि स्पीकर ने इस पर कहा कि ये एक आईनी तकाजा है और कल आखिरी दिन है, इसके बाद इससे आगे हम नहीं जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने भी इनको इस काम से रोका है। इसके अलावा एक और जो हमें पता चला है कि वज़ीर आज़म साहब ने बार बार अपनी कौम से जो उन्होंने खिताब किया उसमें भी अपने इंटरव्यूज़ में भी वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है और इस पर उन्होंने जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के जिम्मेदार इदारे हैं उनको भी ये कहा था कि ये कौमी सलामती के खिलाफ साजिश है तो इसकी आप तहकीकात करें। तो जब से वज़ीर आज़म साहब ने ये बात उनको बताई है, पब्लिक करने से पहले वो बता चुके हैं, तो अभी तक जो तहकीकात हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, तो वज़ीर आज़म साहब को अब बता दिया गया है कि हमें इस मुबैना बैनुल-अक़वामी साजिश के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमें दे दें ताकि हम फिर मजीद अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन वज़ीर आज़म ने अभी तक उनको कोई सबूत नहीं दिया। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कल वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया कि जो अस्करी क़यादत है वो अपोजिशन का पैगाम लेके उनके पास आई थी और कुछ ऑप्शंस उनको दिए गए थे। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक और इंटरव्यू में इसकी तरदीद कर दी है और कहा कि उन्होंने कहा जी कि मेरे पास मेरा जो एक साथी है, एक मिनिस्टर है, शायद वो कोई पैगाम लेके आया था लेकिन मैंने कोई कांटेक्ट खुद नहीं किया था। अब एक तरफ वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ है कि वो अपोजिशन का पैगाम लेके आए थे, अस्करी क़यादत कहती है कि नहीं आपने हमें अप्रोच किया था। वज़ीर आज़म साहब आज फिर ये इसरार कर रहे हैं कि नहीं मैंने अप्रोच नहीं किया था, हो सकता है कि मेरे किसी साथी ने अप्रोच किया हो। अब वो जो साथी है वज़ीर आज़म साहब की काबीना का एक सीनियर मिनिस्टर है, तो वो अगर जाके अस्करी क़यादत से बात करता है कि जी वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि आप कोई किरदार अदा करें, तो ज़ाहिर बात है उसे वज़ीर आज़म का ही नुमाइंदा समझा जाएगा। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब इस मामले की भी तरदीद कर रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा राई का जो मंसूबा बनाया है, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो मिल चुके हैं और इन शवाहिद की मौजूदगी में
कुछ अहम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये फैसला किया गया है कि ये जो शवाहिद हैं, सबूत हैं, इनको सामने ना लाया जाए और कल का दिन गुजरने दिया जाए और कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे अमन-ओ-अमान की सूरत ज्यादा खराब ना हो। और जब कल तहरीकियत में एतमाद का मरना खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि कल शाम या परसों आप पूरी कौम जो है ये शवाहिद भी देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि कल मनसूबाबंदी हुकूमत ने कर रखी है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला कल अपने अंजाम तक पहुंचने का इम्कान है और ऑपोजिशन की सारे खेल में कामयाबी अब तकरीबन यकीनी हो गई है। मगर सियासी खेल में कामयाबी के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ने जिस किस्म के समझौते और गंदी सियासत की है, इसने तमाम सियासी जमातों और सियासतदानों के चेहरे से जमहूरी असूलों और अखलाकियात का नकाब उतार दिया है। सियासी मफादात की जंग में अब ना वोट को इज्जत दो का नारा किसी को याद है, ना ही नया पाकिस्तान कहीं नजर आ रहा है। जो जमात जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहती थी, वो जमहूरियत को मुखालफिन से इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है और मुतवस्सत तबके की अलमबरदार जमात अशराफिया की सियासत में गुम हो गई है। कोई हुकूमत बचाने के लिए असूलों पर समझौते कर रहा है तो कोई हुकूमत गिराने के लिए सौदेबाजी में लगा हुआ है। और इस पूरे सियासी खेल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सियासत में असूलों या अखलाकियात की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि सियासत मफादात के हसूल के लिए किसी हद तक भी जाने का नाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक और जमहूरी असूलों की सबसे बड़ी दावेदार रही है, मगर पीपल्स पार्टी ने अपने एक MNA जाम करीम का वोट यकीनी बनाने के लिए जो रवैया अपनाया है, इसने पीपल्स पार्टी के चेहरे से इंसानी हकूक और जमहूरी असूलों का नकाब उतार कर रख दिया है। जाम करीम पर शहरी नाजिम जोकियों के कत्ल का इल्जाम है। उनकी बेवा कई माह से इंसाफ के लिए दर बदर फिरती रही। जाम करीम कानून की गिरफ्त से बचने के लिए बैरून मुल्क भी रवाना हो गया, मगर सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। बिलावल भुट्टो की तरफ से भी मुतासरीन के हक में कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का मामला आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने गैर मामूली फुर्तियां दिखाई। जाम करीम को बैरून मुल्क से वापस बुलाया गया और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब खुद जाम करीम को लेकर सिंध हाई कोर्ट गए और उन्हें जमानत दिलाई गई। और इस सब के दरमियान अचानक नाजिम जोकियों की बेवा ने मुबैना कातिल को भी माफ कर दिया, जिस पर सूबाई वजीर सईद गनी ने सिर्फ इतना ही कहा कि जब नाजिम जोकियों की बेवा ने ही मुल्जिमान को माफ कर दिया है तो सिंध हुकूमत क्या कर सकती है। आज भी अगर वो ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी का कोई मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी का कोई ओहदेदार या सिंध हुकूमत की तरफ से कोई आदमी आया और उसने हम पे दबाव डाला हो कि जी तुम सुलह कर लो, तुम इनको माफ कर लो, तुम केस में डाल दो, तो हम उसके मुजरिम हैं। लेकिन अगर उसके बाद दोनों आपस में किसी अरेंजमेंट पे आ जाते हैं तो हुकूमत किसी पे ये तो दबाव नहीं डालेगी कि भाई तुम ये करो या तुम ये ना करो। हमने अगर उसके ऊपर ये दबाव नहीं डाला कि तुम करो, तो हम आज उस पर ये दबाव क्यों डालेंगे तुम ये मत करो। अगर मुतासरा फरीक ने मुल्जिमान को माफ कर भी दिया था तो क्या रियासत का ये फर्ज नहीं है कि वो इस केस की पैरवी करके इंसाफ को यकीनी बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोचे उस सियासी फायदे के लिए क्या असूल अपना रही है। इसके अलावा अली वजीर कई माह से सिर्फ एक मुतनाज़ा तकरीर के जुर्म में सिंध की जेलों में कैद है। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुसलसल मुतालबात के बावजूद ना ही अली वजीर की रिहाई के इकदाम किए गए, ना ही किसी जमात ने उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए आवाज उठाई। मगर तहरीक अदम एतमाद का मामला सामने आने के बाद ऑपोजिशन जमातों ने फुर्तियां दिखाई। सिंध हुकूमत ने अली वजीर को पेरोल पर रिहा किया, सिंध हाउस को सब जेल करार दिया गया और स्पीकर पर दबाव बढ़ाया गया, जिसके बाद अब अली वजीर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे पर लूटमार, गुंडागर्दी और लसानी सियासत के इल्जाम लगाने से पीछे नहीं रहते। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM पर आंसू गैस शेल और लाठियां बरसाई थी। MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अपने कारकुन की हलाकत का इल्जाम भी लगाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कराची को खंडर बनाने के इल्जाम लगाए गए थे, मगर MQM ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अवामी मुफाद में उसी जमात से समझौता कर लिया जिससे वो अवाम दुश्मन समझते हैं। नून लीग ने भी कुछ अरसे पहले तक असूलों के पहाड़ खड़े कर लिए थे। वोट को इज्जत दो और लोटों का घेराव करने के नारे लगाए गए थे। एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत और वज़राए आज़म को मुद्दत पूरी होने से पहले घर भेजने के खिलाफ बयानिया बनाया गया था, मगर अब ये सारे नारे अपनी मौत आप मर चुके हैं। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर नून लीगी रहनुमा
कुछ माह पहले तक कहते थे कि तहरीक अदम एतमाद तो एस्टैब्लिशमेंट से डील और सौदेबाजी के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकती। और अब उन्हीं नून लीगी रहनुमाओं को लगता है कि तहरीक अदम एतमाद 100% कामयाब होगी। तो क्या अब नून लीग किसी डील के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने जा रही है? यही नून लीग थी जो जहांगीर खान तरीन को इमरान खान का एटीएम कहती थी। इमरान खान पर जहांगीर तरीन को एनआरओ देने के इल्जामात लगाती थी, मगर वक्त बदला, हालात बदले तो अचानक सोच भी बदल गई और अब नून लीगी क़यादत जहांगीर खान तरीन से वफाक और पंजाब में हिमायत की अपीलें कर रही है। और के जो लोग जहाज लेकर और पैसों से थैले भर के जिन्होंने मंडी लगाई, खरीदो फरोख्त की, मैं तो ये काला धंधा करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल अपने लोगों को जो इसने एनआरओ दिए पिछले 2.5 साल में, जहांगीर तरीन को दिया, ये चीनी के चोर जो है, जिनको इसने एनआरओ दिया इमरान खान ने, तो ये 1.5-2 हजार अरब रुपए का जो है इसने एनआरओ दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये झूठा है। नियाजी साहब उसको बड़े शौक से अपनी काबीना में भाषण देने के लिए बुलाते हैं कि ये एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है। जहांगीर तरीन उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स करते थे, उनकी एटीएम मशीन थे, वो उनके सियासी अखराजात उठाते थे। क्यों जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग, माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर हथकड़ियां लगाकर क्यों नहीं जेल भेजा जाता? जो 150 अरब रुपए की जिसने डिकेटी की है चीनी में, वो जाके जो है वो लंदन बैठा है। यही नून लीग थी जो समझती थी कि बाप पार्टी के लोग बाप से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करते। बाप को एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली करा दिया जाता था, मगर अब यही बाप ऑपोजिशन के बगल में खड़ी है और ऑपोजिशन बाप की हिमायत से जमहूरियत की बालादस्ती के नारे लगा रही है। एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। तो क्या बाप के कहने पर ऑपोजिशन की सफों में शामिल हो गई है? इस खेल से पहले लोटों का घेराव करने के दावे भी किए जाते थे, मगर अब लोटों को न सिर्फ खुले दिल से तस्लीम किया जा रहा है, बल्कि उन्हें अगले इंतखाबात में पार्टी टिकटें देने का यकीन भी दिलाया जा रहा है। जो लोटे हैं ना, लोटे जो जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता तो आपकी खिदमत क्या करेगा? वो जो लोटे हैं ना, उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। लोटों को वोट नहीं देना। जो शख्स वो जमात से बेवफाई नहीं करता, वो शख्स आपसे बेवफाई करता है, अवाम से बेवफाई करता है, अपने वोट की पर्ची से बेवफाई करता है। लोटे की जगह बाथरूम में है। तहरीक अदम एतमाद के इस खेल में जिस तरह असूलों की कुर्बानियां दी गई हैं, अकल दंग है और लोग हैरान हैं। और अहम बात यह है कि यह सारा खेल जमहूरियत की बालादस्ती के नाम पर खेला जा रहा है और असूलों को सूली पर चढ़ाने की रेस में सिर्फ ऑपोजिशन आगे नहीं है, बल्कि हुकूमत भी शाना बशाना खड़ी है। कुछ रोज पहले तक हुकूमत की तरफ से यह कहा जा रहा था कि काफ लीग को वज़ारत आला पंजाब नहीं दी जा सकती। 5 सीटों वाली जमात हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं साए की तरह। मगर कुर्सी जाती नजर आई तो वजीर आजम ने परवेज इलाही को बनी गाला बुलाया, उन्हें वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला किया और उनके सामने ही उस्मान बुज़दार का इस्तीफा ले लिया। वही उस्मान बुज़दार जिनके बारे में वजीर आजम कहते थे कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी, उस्मान बुज़दार पंजाब के वजीर आला रहेंगे। मगर वफाक बचाने की खातिर वजीर आजम ने पंजाब की कुर्बानी देने का समझौता कर लिया।
और हैरत की बात यह है कि परवेज इलाही ने उस वजीर आजम से वजारत आला का ओहदा लेना कबूल कर लिया जिनके बारे में कुछ रोज पहले तक उनकी यह राय थी कि हुकूमत की 3.5 साल में नैपियां ही बदली जाती रही हैं। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने इस बयान के बाद भी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की हामी भर ली और परवेज इलाही ने भी उसी शख्स से वजारत आला ले ली जिसके बारे में उनकी ये राय थी। असल में इनको ना सीखने और ना तजर्बा करी की वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, हाँ। वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या। अब क्यों नहीं बदली जा रही? हाँ, अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है। कि बैसाखियां और इनकी इन हरकतों से तो अच्छे भले इनके साथी भी एक्सपोज हो रहे हैं ना। तहरीक आज़म इत्तेहाद के खेल में ऐसे यूटर्न लिए गए हैं और जाती मफादात के लिए ऐसे हरबे आजमाए गए हैं कि अवाम हैरान है, मगर जमहूरियत की बालादस्ती का खेल जारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।